लेकिन सवाल है कि आखिर कर्पूरी सभी दलों के लिए इतने जरूरी क्यों हो गए। आखिर वो कौन सी वजह है जिस कारण बीजेपी से लेकर जेडीयू, आरजेडी और यहां तक कि कांग्रेस भी कर्पूरी ठाकुर की सामाजिक और राजनीतिक विरासत पर अपना दावा ठोक रही है। इसे समझने के लिए हमें पहले कर्पूरी ठाकुर को समझना होगा। कर्पूरी ठाकुर स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के बड़े समाजवादी नेता थे। वो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। पहली बार 1970 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के साथ राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 6 महीने बाद ही उनकी सरकार गिर गई। दूसरी बार जून 1977 में वो फिर सीएम बने, लेकिन लगभग 2 साल बाद ही सत्ता से बाहर हो गए। उन्हें दलितों, पिछड़ों और अत्यंत पिछड़े वर्गों का मसीहा माना जाता है, क्योंकि इन वर्गों के अधिकारों के लिए वो जीवन भर संघर्ष करते रहे। जनहित के कार्यों के कारण उन्हें जननायक की उपाधि दी गई। जननायक कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर के दौर में बिहार में राजनीतिक सत्ता मुख्य रूप से उच्च जाति के नेताओं के बीच केंद्रित थी, लेकिन कर्पूरी ने अपनी राजनीति से बिहार के सामाजिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कर्पूरी ठाकुर बिहार में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के अग्रदूत माने जाते हैं। अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले कर्पूरी ठाकुर ने बिहार की राजनीति में अमिट छाप छोड़ी है। अपनी सादगी, ईमानदारी और जन प्रतिबद्धता के कारण वे एक साधारण व्यक्ति से जननायक बन गए। यही कारण है कि आज सभी दल खुद को कर्पूरी ठाकुर का अन्यायी बताने की होड़ में लगे हैं। उनका मौजूदा राजनीति में जातीय समीकरण को साधने का जरिया बन गया है। लेकिन सवाल है क्यों? आखिर क्यों कर्पूरी को जननायक और जातीय समीकरण का एक तरह से स्टैंप माना जाता है? तो इसका जवाब है बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद समाज के पिछड़े वर्ग के लिए लागू किया गया आरक्षण। कर्पूरी ठाकुर ने ही सबसे पहले अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए कानूनी पहल की थी। कर्पूरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल कमीशन ने पिछड़ों में 2 वर्ग की पहचान की थी। इस कमीशन की रिपोर्ट को तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने लागू किया था। मुंगेरी कमीशन को 35 जातियों को पिछड़ा और 93 जातियों को अति पिछड़ा माना गया था। इसके आधार पर अति पिछड़ों को 12% और पिछड़ों को 8% आरक्षण दिया गया था। महिलाओं को 3%, उच्च जातियों में यह आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को राज्य सरकार की नौकरियों में 3% आरक्षण दिया, यानी कुल 26% आरक्षण दिया था। कर्पूरी के आरक्षण लागू का मकसद यह हुआ कि यादव, कुर्मी, कोयरी जैसे पिछड़े वर्ग की मजबूत जातियां अति पिछड़े वर्ग की कमजोर जातियों का हक न मार सके। इससे पिछड़ी जातियों के उस हिस्से को फायदा मिला जो भूमिहीन थे या फिर मजदूर वर्ग से आते थे। बिहार में फिलहाल 36% की आबादी के साथ अति पिछड़ा वर्ग सबसे बड़ा वर्ग है और यह पारंपरिक रूप से नीतीश कुमार का वोटर माना जाता है। लेकिन जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने तो वो पिछड़ों के लिए लागू 12% का आरक्षण खत्म करना चाहते थे। वे सभी पिछड़े वर्ग के लिए 20% आरक्षण करना चाहते थे। तो ऐसा होने से अति पिछड़े वर्ग की हकमारी होती। नीतीश कुमार ने इस बात पर लालू यादव का विरोध किया और आखिरकार 1994 में नीतीश इसी आरक्षण विवाद के कारण लालू से अलग हो गए। आज नीतीश कुमार अति पिछड़े वर्ग की राजनीति के सबसे बड़े पैरोकार बन गए हैं। नीतीश कुमार अब नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर अति पिछड़ा वर्ग की राजनीति को परवान चढ़ा रहे हैं और बीजेपी नीतीश को अपने साथ लेकर फिर से अति पिछड़ा वर्ग को साधने में लगे हुए हैं। कर्पूरी ठाकुर उस मिथिलांचल की पहचान रहे हैं जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली की। उनका जन्म समस्तीपुर के पीतौंजिया गांव में हुआ, जो अब कर्पूरी ग्राम से जाना जाता है। जाहिर है कर्पूरी ग्राम के जरिए एनडीए ने
पूरे मिथिलांचल के वोट गणित को साधने की कोशिश की है। मिथिलांचल में बिहार के 7 जिले आते हैं: मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर और सहरसा। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 60 सीटें मिथिलांचल में आती हैं, जो इसे सत्ता की दौड़ में निर्णायक बनाती हैं। यह बिहार की कुल 243 सीटों का करीब 25% है। इतनी बड़ी संख्या में सीटें होने के कारण मिथिलांचल में जीत बिहार में सरकार बनाने के लिए जरूरी है। यहां करीब 1.2 करोड़ से अधिक मतदाता हैं, जिनमें युवा और महिला वोटरों की संख्या निर्णायक है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने मिथिलांचल की 60 में से 40 से ज्यादा सीटें जीती थी। मिथिलांचल की सियासत में कभी लालू यादव की पार्टी आरजेडी का सिक्का चलता था, लेकिन 2005 के बिहार चुनाव में एनडीए और नीतीश कुमार के उभार के बाद यह इलाका जेडीयू का गढ़ बन गया। ब्राह्मण बाहुल्य इस इलाके में 55 पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के मतदाता भी अच्छी संख्या में हैं। ब्राह्मण बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं, लेकिन इनके बाहुल्य के बावजूद यह इलाका बीजेपी के लिए तिलिस्म की तरह है। जेडीयू के साथ होने पर एनडीए का प्रदर्शन दमदार रहा है, लेकिन बगैर जेडीयू के एनडीए गठबंधन बेदम दिखा है। साल 2015 के बिहार चुनाव में जेडीयू महागठबंधन के घटक दल के रूप में चुनाव मैदान में थी, और तब बगैर नीतीश के बीजेपी 30 विधानसभा सीटों वाले दरभंगा प्रमंडल में 3 सीटों पर सिमट गई थी। तो इस चुनाव के बाद बीजेपी ने इस इलाके पर खास फोकस किया, तवज्जो दी। केंद्र सरकार ने मिथिलांचल को सड़क से रेल परियोजनाओं की सौगात दी। दरभंगा में एयरपोर्ट शुरू हुआ है। दरभंगा को एम्स का तोहफा मिला है। केंद्र ने मिथिला को ध्यान में रख करके मैथिली और मखाना को लेकर के बहुत से कदम उठाए हैं। इनमें मैथिली में संविधान, मखाना को जीआई टैग, मखाना बोर्ड का गठन, यह सब शामिल है, जो कि रिसेंटली हमने देखा है। विकास योजनाओं के अलावा मिथिलांचल बीजेपी के लिए हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने की उर्वरक जमीन भी है। हाल ही में बिहार सरकार ने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 72 करोड़ रुपए की योजना शुरू की। मिथिलांचल को रामायण में विदेह साम्राज्य के रूप में माना जाता है, और सीतामढ़ी को माता सीता की जन्मभूमि माना जाता है। यह धार्मिक महत्व बीजेपी को अपने हिंदुत्व के एजेंडे को बढ़ावा देने का मौका देता है। लेकिन जैसे जैसे मंडल कमंडल की राजनीति तेज होती जा रही है, हिंदू वोटों को एकजुट करने के प्रयासों के खिलाफ पिछड़े समूहों में जातिगत पहचान का दावा बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि विपक्ष कर्पूरी ठाकुर की विरासत चुराने की कोशिश कर रहा है। बिहार की जनसंख्या में ईबीसी करीब 30 से 35% है, जिसमें 100 से अधिक छोटी जातियां शामिल हैं। कर्पूरी ठाकुर इन्हीं का सबसे बड़ा प्रतीक है। इस वर्ग पर जेडीयू की मजबूत पकड़ भी रही है, और नीतीश कुमार को साथ लेकर बीजेपी इस वर्ग को साधने में अब तक कामयाब रही है। इस तरह हिंदुत्व प्लस ईबीसी उसका मजबूत आधार बन गया। लेकिन महागठबंधन वीआईपी के मुकेश सहनी को गठबंधन में शामिल कर और उन्हें उप मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके निषाद मल्ला समुदाय को अपने पक्ष में लामबंद करने की कोशिश कर रहा है। अब ये जातियां भी ईबीसी का बड़ा हिस्सा है। एमवाई के साथ ईबीसी कॉम्बिनेशन क्रक्स ऑफ द स्टोरी कह सकते हैं कि जीत की गारंटी बन गया है। तो बीजेपी लालू यादव और कांग्रेस पर कर्पूरी को दरकिनार करने का आरोप लगाती रही है। बीजेपी पिछले कुछ सालों से कर्पूरी ठाकुर की विरासत पर अपनी मजबूत दावेदारी भी जताती रही है। इसी रणनीति के तहत मोदी सरकार ने इस साल कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देकर सम्मानित किया। केंद्र सरकार ने यह घोषणा कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती से ठीक एक दिन पहले की, जिसके बाद बिहार से दिल्ली तक सियासी हलचल मच गई। उनके बेटे रामनाथ ठाकुर ने अपने पिता के लिए भारत रत्न ग्रहण किया था। रामनाथ ठाकुर इस वक्त मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी हैं।
ऐसे में आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली चुनावी रैली का श्री गणेश कर्पूरी ग्राम से होना कोई संयोग नहीं है। पीएम मोदी जिस मिथिलांचल को साध कर बिहार की सत्ता को फिर से जीतना चाहते हैं, उसी मिथिला के अपमान का आरोप अब बीजेपी लगा रहा है। अब यह देखिए अलग स्टोरी। दरअसल अलीपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी मैथिली ठाकुर और यूपी के बांसडीह से बीजेपी विधायक केतकी सिंह के दो अलग अलग वीडियो सामने आए हैं, जिसपे दोनों मिथिला की शान पाग का मान करते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद सियासी संग्राम छिड़ गया। ये देखिए। विधानसभा चुनाव से पहले मिथिला की शान कहे जाने वाले पाग ने सियासी गलियारों को गरमा दिया है। बीजेपी नेता केतकी सिंह का पाग फेंकने का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि दरभंगा जिले के अलीनगर विधानसभा सीट से उम्मीदवार मैथिली ठाकुर का पाग में मखाना रखकर खाने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लोग मिथिला का अपमान बता रहे हैं। मैथिली ठाकुर का पाग में मखाना रखने का वीडियो सामने आया तो सोशल मीडिया से लेकर विरोधियों तक के वो निशाने पर आ गई। कांग्रेस ने इसे लेकर सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया, लिखा कि बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने चुनावी रैली में पाग को फेंककर पूरे मिथिला की मान मर्यादा और सांस्कृतिक मूल्यों का अपमान किया है। पाग मिथिला की पहचान है, सम्मान है, स्वाभिमान है। इसका तिरस्कार कतई बर्दाश्त नहीं है। यह बीजेपी की उस घटिया सोच का नतीजा है जहां चुनावी फोटोबाजी के लिए संस्कारों की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। इस पाप के लिए मिथिलावासी माफ नहीं करेंगे। सोशल मीडिया और विरोधियों से घिरता देख मैथिली ने इस मामले को लेकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि जब महिला मखाना फेंट कर रही थी तभी ड्राइवर ने उन्हें मखाना रखने के लिए पाग दे दिया था। अपने एक झोला में वो मखान लेकर के आई और मेरे मुट्ठी में डालने लगी। मेरे मुट्ठी से जब गाड़ी में पूरा तितर बितर बिखरने लगा तो फिर हमारे बगल में जो ड्राइवर बैठे थे उन्होंने तुरंत पाग जो मुझे जो सामान मिला था पाग लेके कि मैथिली इसमें भरवा लो। तो उसमें उन्होंने महिला ने हमारी जो काकी थी वो झोले में जितना मखान था सब उसमें उड़ेल दिया जैसे। और जब उन्होंने मेरे पाग में मखान को भरा तो उन्होंने अपने हाथ से मेरे मुंह में थोड़ा सा खिला दिया। यही नहीं, मैथिली ने पाग को सिर माथे पर लगाने के साथ सम्मान का प्रतीक बताया। अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट जारी कर मैथिली ने लिखा, मिथिलाक पाग हमर सबक प्रीत। इस कैप्शन के साथ पोस्ट पे मैथिली अलग अलग पाग पहने तस्वीरों में दिखी। माना जा रहा है कि मैथिली का ये पोस्ट डैमेज कंट्रोल के लिए है ताकि लोगों के बीच गलत मैसेज ना जाए। इससे पहले मैथिली के लिए चुनाव प्रचार करने अलीपुर पहुंची यूपी के बांसडीह से बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने भी पाग को फेंक दिया था, जिसके बाद वो विरोधियों के निशाने पर आ गई थी। ये पद क्या है? सम्मान है ना? ये पद क्या है? मिथिला का सम्मान है? नहीं, मिथिला का सम्मान ये नहीं, मिथिला का सम्मान ये। दरअसल विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए बिहार में हर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसी कड़ी में 22 अक्टूबर को दरभंगा जिले के अलीनगर में, जहां से मैथिली ठाकुर बीजेपी की प्रत्याशी हैं, उनके लिए चुनाव प्रचार करने गई थी।